अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ओपीडी केस डिस्कशन इज़ अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, इसको हम ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। इसमें सच इन्फ्लेमेशन नहीं होती जैसे कि हम इसके डीडीज़ बनाते होते हैं कि ऑस्टियो मींस के बोन रिलेटेड, आर्थ मींस के जॉइंट्स रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है। तो इसका डीडीज़ क्या होंगे कि पेशेंट जब भी आपके पास आएगा और वो कंप्लेन करेगा कि उसको किसी एक जॉइंट में, ठीक है, मोनो आर्टिकुलर जॉइंट पेन है, तो उसके डीडीज़ आपने बना लेने होते हैं। उसके डीडीज़ क्या हो सकते हैं? ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक हो गया, ये सब आपके डीडीज़ हो गए। अब इन सब के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, जो कि पेन, टेम्परेचर, रेडनेस, फीवर, एडीमा, ये सारे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें पेशेंट को पेन होती है और एडीमा हो सकता है, लेकिन दूसरे साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, रेडनेस, फीवर, ये सारे एब्सेंट होते हैं। तो इस वजह से जो है ना, हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि ये मिसनोमर है, इसको ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखें कि आप पेशेंट को पेन क्यों हो रही है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पेन क्यों हो रही है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि जॉइंट, नी जॉइंट दिखाया गया है फर्स्ट पिक्चर में आपको, ठीक है। और देखें हेल्दी जॉइंट में जो है क्या हुआ हुआ है कि बहुत अच्छी जॉइंट स्पेस है, साइनोवियल फ्लूइड है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो पेशेंट को क्या होता है कि उसका साइनोवियल फ्लूइड लॉस हो जाता है, ठीक है, जॉइंट स्पेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और पेशेंट के नी जॉइंट्स जो हैं, एक्सरे में भी आपको शो हुआ है कि जॉइंट के दरमियान में, जो बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट है, उसमें स्पेस कम होगी हुई है। एरो से आपको दिखाया हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन क्रिएट होगी दोनों बोन्स के दरमियान में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगी, ठीक है, रगर की वजह से पेन होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में जो है क्या होता है कि थोड़ा सा जॉइंट स्पेस लॉस होती है, बाद में क्या होता है कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो जाता है, बोनी स्पर्स बन जाते हैं, और पेशेंट से एक टाइम आता है कि बिल्कुल मोबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस किस ग्रेड की है, किस लेवल की है, हम उसका ट्रीटमेंट करते होते हैं। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस पिक्चर में आप देखें जो रिटन फॉर्म में है कि एज रिलेटेड जॉइंट डिजीज़ होती है, ठीक है, इसको ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हम कहते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट की क्या होगी? पेन इन द नी जॉइंट, यूजुअली ऑफ एंड ऑन पीरियड्स, एग्जैजरेटेड बाय एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑन एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, हम पेशेंट के जो है पाँव को, घुटने को, जो भी जिस जगह भी जिस जॉइंट में पेन होगी उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको पेन हो रही है, ठीक है। वो अपनी लिमिट कर लेगा मूवमेंट्स को, टेंडरनेस, क्रेपिटस पॉजिटिव होगा, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है। तो हम ये पेशेंट करेगा। अब मोस्टली जो है ये नी जॉइंट में होता है, क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट के अंदर मोस्टली ये देखा गया है। तो अब हम इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, इसकी जो हमने डीडीज़ बनाए थे। देखें मैंने एक डीडी आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस, ठीक है। ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस में है आपको ऑब्वियसली टीबी की हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट की। अलॉन्ग विद दैट टीबी की जो है वो कफ हो सकती है पेशेंट को, वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, नाइट स्वेट्स, फीवर की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो गई। और गाउटी आर्थराइटिस में हम गाउटी आर्थराइटिस को अलग से डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को मोस्टली जो फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट होता है वहाँ पे पेन होती है, यूरिक एसिड लेवल्स हाई होने की वजह से, ठीक है। और उसका कोई जो है ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, ठीक है। और पेशेंट को पहले से कोई इस तरह की इशू होता है गाउट का, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो सेप्टिक आर्थराइटिस में आपको पता है कि कोई भी एक जॉइंट फॉर एग्जांपल उसमें जो है स्टेफ ऑरिस इन्फेक्शन हो जाता है, तो पेशेंट की जो है फीवर पेशेंट को होगा, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा फीवर नहीं होता। और सेप्टिक आर्थराइटिस में पेशेंट को क्योंकि बैक्टीरिया है तो TLC रेज्ड होगा, ठीक है। उसमें फिर हम जो है वो पेशेंट को जो है आर्थ्रोसेंटेसिस करवाते हैं, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, उसको सेफ्ट्राइजोन 1 ग्राम BD स्टार्ट करवाते हैं, पैनाडोल,
और जो है डाइक्लोज को स्टार्ट करवाते हैं 3 दिन के लिए, और उसके बाद सेफिक्सिम और ऑगमेंटिन देते हैं 3 दिन के बाद, और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उसको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है। सोरिएटिक आर्थराइटिस में सोरियासिस की हिस्ट्री होगा, ऑफ स्किन इन्फेक्शन है। रिएक्टिव आर्थराइटिस की बात करें तो उसमें अनेबल टू सी, अनेबल टू पी क्लेम्बट्री होता है, ठीक है। अनेबल टू सी पेशेंट की आंखों का मसला होगा, अनेबल टू पी पेशेंट को यूरिथ्राइटिस होगा, यूरिनरी कंप्लेंट्स होंगी, और अनेबल टू क्लेम्बट्री इट इज़ एक्चुअली आर्थराइटिस जिसकी वजह से पेशेंट को मूवमेंट, मतलब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो उसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहेंगे, ठीक हो गया। अब एक स्पॉन्डिलोर आर्थराइटिस होता है, उसमें पेशेंट की पेन जो है वॉक करने से ठीक हो जाती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट की एक्टिविटी की वजह से पेन एग्जैजरेट करती है, ठीक है। तो अब जी हम पेशेंट की जो है हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 65 years old retired teacher visits her primary care physician complaining of persistent pain and stiffness in her knees, particularly worsening after prolonged periods of standing or walking. She reports that the pain has been progressively getting worse over the past few years, limiting her ability to enjoy her daily walks and perform household chores comfortably. On examination, there are crepitus and tenderness on palpation of both knees, along with the decreased range of motion. X-ray reveals that joint space narrowing, osteophyte फॉर्मेशन एंड सबकॉर्नरल स्क्लेरोसिस कंसिस्टेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस पूरे सिनेरियो में आपको देखें 65 years old, एक तो पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टीचर था वो प्रोफेशन के लिहाज से उसने, और अब जो है वो बूढ़ा हो गया जी, उसको जो है उसकी आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी देख ली यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से वो आया है, और आपने उसकी एग्जामिनेशन पे भी देख लिया कि एग्जामिनेशन पे जो है उसको क्या आपको मिल रहा है, क्रेपिटस टेंडरनेस मिल रही है, और एक्सरे भी आपने देख लिया कि उसमें आपको स्पेस नैरोइंग मिल रही है ऑस्टियोफाइट। तो ये टिपिकल केस होता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स, इट इज़ सीन इन ओल्ड एज and mostly affects the weight bearing joint. Mostly the knee and the hip are involved and axial skeleton. Several factors contribute to development of osteoarthritis, which include age, genetics, joint overuse or injury, obesity and joint misalignment. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद द पेन इन द जॉइंट पर्टिकुलरली ऑन मूवमेंट्स। इट कॉमनली इन्वॉल्व द हैंड्स, हिप्स एंड नी जॉइंट्स। पेशेंट को हिस्ट्री होगी मॉर्निंग स्टिफनेस की, जो कि 15 मिनट से कम की होगी। अगर 15 मिनट से ज़्यादा की स्टिफनेस होती है तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस सोचते हो, ठीक है। हिस्ट्री क्वेश्चंस आप पेशेंट से क्या करोगे कि आपको सबसे पहले जॉइंट पेन और स्टिफनेस की कहाँ पे फील हुई, कौन से जॉइंट में हुई थी, ठीक है, कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड है, क्या पेशेंट की पेन जो है वो जो है एक जॉइंट के उस एरिया में ही रहती है या फिर वो स्प्रेड करती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी पेन किस तरह की होती है, व्हाट टाइप ऑफ पेन यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, और किस तरह आपकी पेन बेहतर होती है, किस तरह से एग्जैजरेट करती है, वही सारा ओडी पारा ऑनसेट हो गया, ड्यूरेशन हो गई, ठीक है, ओडी पारा, ठीक है, प्रोग्रेशन हो गई, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स हो गए कि क्या आपको क्या आप रेस्ट करने से आपकी पेन ठीक होती है, ठीक है, और क्या आपकी काम करने से पेन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के। डू यू एक्सपीरियंस स्टिफनेस इन द जॉइंट्स पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो है लेस दैन 15 मिनट्स की स्टिफनेस होती है मॉर्निंग। क्या आपको पहले कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी किसी भी जॉइंट के अंदर, ठीक है, क्या आपकी फैमिली में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है आर्थराइटिस वगैरह का, क्या आपके इतना आपको दर्द होता है कि आपसे दिन के काम नहीं होते, जैसे हमने सिनेरियो में देखा कि उसको घर के काम करने में मसला हो रहा है, ठीक है। क्या आपको दूसरे कोई मेडिकल कंडीशंस आपकी हैं, कोमॉर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आप मेडिसिन्स ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस हो गए। एग्जामिनेशन पे जी आप पेशेंट के वाइटल्स ले लो, ठीक है, उसका बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इंस्पेक्शन करो जॉइंट की, उसकी स्वेलिंग देखो, एसिमेट्री तो नहीं है, ठीक है, आपको जॉइंट स्वॉलन मिल सकता है, डिफॉर्म मिल सकता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन देखो कि वो कितना पेशेंट जो है उसकी मोशन हो सकती है, लिमिटेशंस तो नहीं है, स्टिफनेस तो नहीं है जॉइंट्स में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में मूवमेंट्स में भी लिमिटेड, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जो है वो किस स्टेज पे ऑस्टियोआर्थराइटिस गया हुआ है। पैल्पेट करोगे जॉइंट को फॉर टेंडरनेस, वार्मथ और बोनी में अलाइनमेंट, एनलार्जमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप क्रेपिटस आपको पैल्पेट हो सकता है,
मसल स्ट्रेंथ को एवेलुएट करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट की वीकनेस हो सकती है मसल्स की, ठीक है, पेशेंट की जो है वो गेट को आप जो है वो देखोगे, पेशेंट को कहोगे चल के दिखाओ, लिम्पिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सारा कुछ एक साइड पे झुक के तो नहीं चल रहा इस तरह से। फिर हार्ड बोनी नोड्यूल्स ऑन फिंगर जॉइंट्स बोशार्ड्स ऑन द प्रॉक्सिमल, ठीक है, एंड हाई बर्डन्स ऑन द डिस्टल इंडिकेट ऑफ ऑस्टियो हैंड आर्थियोटाइटिस, ठीक है, तो उसके हाथों की एग्जामिनेशन जीपीएम में करनी है। इन्वेस्टिगेशंस में आप करोगे पेशेंट की जो है वो ईएसआर करवाओगे और ल्यूकोसाइड करवाओगे तो वो सीबीसी नॉर्मल निकलेगी। एक्सरे में आपको रिड्यूस जॉइंट स्पेस मिल सकती है, ठीक है, और पेरिऑर्डिकुलर स्क्लेरोसिस और सिस्ट फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ठीक है। अब जी हमारा मेन आ जाता है ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी तक आपने पेशेंट को डायग्नोस किया, स्नैरियो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया आपने पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, हिस्ट्री क्वेश्चंस क्या है, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करनी है, और पेशेंट की आपने एग्जामिनेशन कैसे करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट की, ठीक है। डीडीज़ मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे रूल आउट करना है कि ये पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब हम मेन चीज़ के पास आते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के अलावा चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं कि पेशेंट अगर मोटा है, ओबीज़ है, तो उसको आपने कहना है कि अपना मेंटेन करो वेट, ठीक है, वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, लाइक इस तरह की जो कि जिससे आपके पाँव पे मतलब आपने घुटने में बोझ ना पड़े, लाइक हल्की हल्की वॉक आपने करनी है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, ठीक है। और जी फिज़िकल थेरेपी, ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपने लाजमी उसको फिजियोथेरेपी के लिए भिजवाना है। टारगेटेड एक्सरसाइजेज इन मैनुअल थेरेपी टू इम्प्रूव द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जी हम बात करते हैं जो है ना अपने फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल में देखें, मैं आपको अगर बताऊं तो ये मैंने शुरू में जो पेज ऐड किया है इसमें हम मैनेजमेंट में देखें, सबसे पहली चीज़ आ जाती है जी पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी क्या है, पेशेंट को वहाँ पे जॉइंट में टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेमेशन चल रही है, ठीक है। और जी पेशेंट को मतलब यही चीज़ें मेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब जो जॉइंट ख़राब हो रहा है ना, ठीक है, उसकी प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है, उसको ठीक नहीं कर सकते। जॉइंट जितना भी ख़राब हो गया, उसकी जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो हम उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो जितना ख़राब हो गया है हो गया, ठीक है। हम उसकी जो उस वक्त हालत है ना जॉइंट की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, उसकी पेन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आती है वो है एनसेड्स, ठीक है। एनसेड्स are helpful in inflammation as well as pain. They treat the inflammation as well as pain. तो पेशेंट को आप ओरल एनसेड्स भी दोगे, टॉपिकल एनसेड्स भी दोगे, ठीक है। तो टॉपिकल एनसेड्स में आपके पास वोल्ट्राल आ जाती है जेल, ठीक है, पाइकैम जेल आ जाती है, आपके पास डाइक्लो जेल आ जाती है, या आपके पास मोबी केयर आ जाती है। मैं इनकी पिक्चर आपको शो कर देती हूँ। ओरल एनसेड्स, ठीक है, टॉपिकल एनसेड्स, वहाँ पे जिस जॉइंट में पेन है वहाँ पे आपने जेल अप्लाई करनी है, और साथ में टॉपिकल एनसेड्स। टॉपिकल एनसेड्स में क्या है, आपके पास बहुत दफ़ा हमने पढ़ ली हुई है, इतने नाम आपको आगे होंगे। आप स्टार्ट करोगे अपनी जो है ये कि कौन कौन सी हैं, डाइक्लोफेनाक सोडियम, डाइक्लोफेनाक पोटेशियम हो गया, आपके पास नेप्रोक्सिन आ जाती है, ठीक है, आपके पास जो है वो पेरोक्सिकैम आ जाती है, आपके पास निम्स आ जाती है, आपके पास जो है ब्रेक्सिन आ जाती है, फ्रॉबेन आ जाती है, सेनफ्लेक्स है, ये सारी आपके पास, ठीक है। इनकी भी हम बात करते हैं। और जी आपके पास क्या है, तीसरी चीज़ क्या है, विटामिन्स देने हैं आपने, उसको कैल्शियम देना है, ठीक है। विटामिन्स, कैल्शियम, विटामिन ई, ठीक है, 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। और साथ में क्या बताना है, वज़न कम करें, नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ें, हाथ में छुरी रखें, ठीक है। अब देखें, मैं आपको स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ पेन मैनेजमेंट थोड़ा सा बता देती हूँ। जब पेशेंट की पेन मैनेज करनी है तो शुरू में आप पैनाडोल से ट्राई करते हो, उससे सुकून नहीं आता, ब्रूफिन देते हो, उससे सुकून नहीं आता, डाइक्लो या निम्स देते हो, फिर उससे सुकून नहीं मिलता तो पिरोक्सिकैम की तरफ जाते हो, और अगर उससे भी सुकून नहीं मिलता तो ट्रेमोल की तरफ जाते हो, ठीक है।
तो ये मेरे पास पिक्चर्स हैं। ये अगर आपको देखें, सबसे पहले वोल्ट्राल जेल आपको दिखाई हुई है, डेक्लोरान जेल दिखाई हुई है, मोबी केयर जेल दिखाई हुई है। इनकी डोजेस क्या होती हैं? वोल्ट्राल जेल सुबह शाम, ठीक है, 30 दिन के लिए लगानी है, ठीक है। डेक्लोरान जेल भी, मोबी केयर भी सुबह शाम, ठीक है, इनकी ये होती है डोज। फिर साथ में दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहे हैं वॉरन टैबलेट है, कैफ्लाम टैबलेट है, ठीक है, वॉरन है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी वॉरन टैबलेट। 50 mg की कैफ्लाम है, डिक्लोफेनेक। पोटेशियम 50 mg की फ्रोबिन है, ठीक है। ये भी आपने सुबह शाम पेशेंट को देनी होती है, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए ये आपकी मेडिसिन, ठीक है। फिर आपकी आती है सिनफ्लेक्स, ठीक है, सिनफ्लेक्स हो गई आपकी। नेप्रोक्सिन, ठीक है, ब्रैक्सिन जो है प्रॉक्सिकैम है, निम्स है, निम्सोलाइट। निम्स की वजह से लिवर का कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस वजह से इसको कम यूज़ करते हैं। ब्रैक्सिन बेस्ट है, ब्रैक्सिन सुबह शाम दे दो पेशेंट को, पेन किलर, ठीक है। फिर जी आपके पास कैल्शियम आ गई, कैल्शियम डी, ठीक है। ये आपने पेशेंट को 30 दिन के लिए देनी है, रोज़ाना 1 गोली। ऑस्टियो केयर आ गई, ये भी कैल्शियम है, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये रोज़ाना आपने 1 दिन के लिए देनी है। और जी ये इंजेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, के कॉट इंजेक्शन। जब पेशेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हालत बुरी हो गई हो ना आपके उसके जॉइंट की, तो फिर ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन के कॉट, ठीक है। इसमें ट्राइमेथिसोलोन होता है, ठीक है, इसका 1 cc लेते हैं और लिग्नोगैन का 1 cc लेके 5 cc सिरिंज के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। और साल में 1 दफ़ा जो है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड के इंजेक्शन होता है, ये लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो हम इसको पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, वो ये इंजेक्शन यूज़ करते होते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत अच्छी दवाई अगर हम बात करें, कॉम्फर्ट डी के नाम से आती है, ठीक है। कॉम्फर्ट डी जो है इसमें ग्लूकोजामीन है, कॉन्ड्राइटिन है और मिथाइल सल्फोनाइल मिथेन, ये सारे कंप्लीट जॉइंट सप्लीमेंट होता है। ये पेशेंट को आजकल यूज़ करवा रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए हम देते हैं इन बिटवीन मील्स। तो आपको क्या समझ आई ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की कि जी टॉपिकल एनसेड्स, ओरल एनसेड्स आपके चलते हैं, ठीक है। साथ में कैल्शियम है, विटामिन ई है, ठीक है। और जी आपके पास अगर कॉम्फर्ट डी है, ठीक है, ये 3 मंथ्स के लिए देना होता है। और अगर पेशेंट की जो है बहुत ज़्यादा बुरी हालत है तो र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करो, वो इंजेक्शन के एक और लगा दे उसको, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द पेशेंट। आपको ये सारी ऊपर जेल्स दिखाई हुई हैं जो कि आप टॉपिकल अप्लाई कर सकते हो। 2nd नंबर पे आपको और 3rd नंबर पे ये आपके पास सारी पेन किलर्स हैं। इसमें से आप कोई भी पेशेंट को अच्छी सी पेन किलर, ब्रैक्सिन बहुत अच्छी है, प्रॉक्सिकैम, जैसे मैंने स्टेप लैडन पैटर्न बताया है ना कि कैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो। फ्रोबिन से स्टार्ट करो, उससे आराम नहीं आ रहा जी आप जाओ डाइक्लो की तरफ, ठीक है, कैफ्लाम की तरफ, ठीक है, उससे आराम नहीं आ रहा, निम्स और कैफ्लॉन एक ही कैटेगरी में आते हैं, उनसे आराम नहीं आ रहा, आप पेरोक्सिकैम सिनफ्लेक्स यूज़ करवाओ, ठीक है, उससे नहीं आ रहा तो सिनफ्लेक्स नेप्रोक्सिन हो गया, उसके बाद ब्रैक्सिन से भी नहीं आराम आ रहा तो फिर ट्रेमोल की तरफ जाओ, ठीक है। फिर इस तरह से आप ऊपर जाते हो। और ये सारे अब ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है टैप कैफ्लाम, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देते हो 50 mg दर्द की सूरत में सुबह शाम, पीकेएम जेल है, सुबह शाम घुटने की मालिश करें, कैप रूलिंग 40 mg, ठीक है, नाश्ते से आधा घंटा पहले, और टैब ऑस्टियोकेयर 1 गोली रोज़ाना। अब ये रूलिंग का आपने लाजमी देनी है, एनसेड्स आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट को, लाजमी आपने जो है ना PPI जो है वो देना है ताकि उसको अल्सर ना बन जाए, ठीक है। So have you understood the lecture osteoarthritis OBD case discussion? और हमने इसमें डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो किस तरह से जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एग्जामिनेशन क्या होगा, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है, एंड हाउ यू मैनेज द पेशेंट, DDs को कैसे एक्सक्लूड करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। और कॉम्फर्ट डी आपने याद रखना है बहुत। और फिर अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट की हालत बुरी है, टोटल रिप्लेसमेंट के लिए रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।